दोस्तों पिछले कुछ समय से ओटीटी प्लेटफॉर्म पर कुछ जबरदस्त फिल्में रिलीज हो रही है। अभी हाल ही में अमेजॉन प्राइम पर साउथ सिनेमा के सुपरस्टार सूर्य की फिल्म जय भीम ने धमाल मचा रखा है। रिलीज होने के कुछ समय बाद ही ये फिल्म भारतीय सिनेमा की आज तक की हाईएस्ट IMDb रैंकिंग वाली फिल्म बन चुकी है। ये फिल्म हर तरफ तारीफ और सुर्खियां दोनों बटोर रही है। लेकिन क्या आप जानते हैं ये फिल्म रियल स्टोरी पर बेस्ड है। एक ऐसी कहानी जिसने पुलिस के डार्क साइड से हर किसी का परिचय कराया और इसे जिसने भी देखा वो अंदर तक हिल गया। एक ऐसे वकील की कहानी जिसने पुलिस और पुलिस की गंदगी से पंगा ले डाला और अपने स्टाइल में पुलिस को ही धो डाला। दोस्तों आज बात करेंगे जय भीम फिल्म की असल कहानी के असल किरदारों की। वीडियो शुरू करने से पहले हम आपसे ये जरूर पूछेंगे कि ये फिल्म आपको कैसी लगी और क्या आपको लगता है कि आजकल बॉलीवुड से अच्छी फिल्में साउथ सिनेमा में बन रही है। कमेंट करके हमें जरूर बताइए और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ये बेल आइकन दबाना ना भूले ताकि नए आने वाले वीडियो जो आपको सबसे पहले मिले। दरअसल ये बात मार्च 1993 की तमिलनाडु के मुदन्नी गांव की है। उस गांव में कुरवा आदिवासी समुदाय के 4 परिवार रहते थे। कुरवा समुदाय पहले कभी अपराधी जनजातियों की श्रेणी में शामिल रहा है। राजकन्नू और सेंगई नाम के दंपति उसी गाँव में रहते थे। 20 मार्च की सुबह कुछ पुलिस वालों ने सेंगई के घर का दरवाजा खटखटाया। पुलिस ने सेंगई से पूछा, तुम्हारा पति कहाँ है? सेंगई ने जवाब दिया, काम पर गया है। इसके बाद पुलिस ने कहा, पास के गांव में 1.5 लाख के आभूषण चोरी हो गए हैं और उसके लिए हम तुम्हारे पति को खोज रहे हैं। पुलिस की उम्मीद के अनुसार सेंगई के जवाब न देने पर पुलिस ने उन्हें, उनके बच्चों और उनके पति के भाई और बहन को वैन में बिठाकर थाने ले गई। पुलिस ने उन लोगों से कहा कि यदि राजकन्नू का पता बता दोगे तो हम लोगों को जाने देंगे। इस अपराध में एक व्यक्ति गोविंद राजू का नाम शामिल था। पुलिस ने उसे पड़ोस के गांव से गिरफ्तार किया था। पुलिसकर्मी कंपापुरम पुलिस स्टेशन 20 मार्च 1993 को शाम 6 बजे पहुंचे थे। सेंगई को पुलिस थाने के बाहर एक शेड में ले जाया गया। बाकी को पूछताछ के लिए अंदर ले जाया गया। उसी समय एक स्थानीय पुलिस अधिकारी जो कि उस थाने का प्रभारी था, उसने सेंगई को डंडे से पीटा। उसने उन्हें पति का पता देने और चोरी के गहने वापस लौटाने को कहा। पुलिस ने सेंगई के बेटों को भी उनके हाथ पीठ पीछे बांधकर पीटा। लड़की को भी मारा। पुलिस का मानना था कि चोरी राजकन्नू ने ही की है और उन्हें चोरी का सामान तुरंत लौटा देना चाहिए। सेंगई, उनके 2 बच्चे और राजकन्नू के भाई और बहन को उस रात पुलिस थाने में ही रहना पड़ा। अगले दिन संबंधित पुलिस अधिकारी अपने सहयोगियों के साथ बाहर गया और शाम 4 बजे वापस लौट कर आया और उस समय राजकन्नू उनके कब्जे में था। पुलिस ने इसके बाद सेंगई और उनके बच्चों को घर जाने की अनुमति दे दी। रामास्वामी, जो कि इस मामले में मुख्य पुलिस अधिकारी थे और जिन्हें बाद में दोषी ठहराया गया, उन्होंने सेंगई को अगले दिन नॉनवेज लाने को कहा। अगले दिन दोपहर के करीब 1 बजे सेंगई लंच बॉक्स लेकर थाने पहुंच गई। उस वक्त उन्होंने देखा कि उनका पति एक खिड़की से बंधा हुआ है, पूरी तरह से नंगा है और पुलिस ने उसे काफी पीटा था। सेंगई ने पुलिस से पूछा कि वे ऐसा आखिरकार कर क्यों रहे हैं, पर पुलिस ने उन्हें भी पीटा और धमकाया कि इसकी चर्चा किसी से ना करे। सेंगई ने अपने पति के शरीर से खून बहता देखा। कुछ देर बाद सेंगई, उसके पति के भाई और एक अन्य आरोपी गोविंद राजू को पास के एक शेड में ले जाया गया। पुलिस वहां उनके पति को भी लेकर आई और उस समय राजकन्नू लगभग बेहोश और चलने में असमर्थ था। सेंगई सबको खाना खिला रही थी पर राजकन्नू अचेत पड़ा था। लेकिन पुलिस ये कहते हुए उसे पैरों पर मारती रही कि वो नाटक कर रहा है। वहां किसी ने राजकन्नू को पानी पिलाने की कोशिश की लेकिन उसके मुंह से पानी भी बाहर आ गया। उसकी सांसें थम सी गई थी। सेंगई ने उन लोगों से पूछा, आपने मेरे पति को इतनी बर्बरता से क्यों मारा? लेकिन पुलिस ने उसे जबरन बस में बिठाकर घर भेज दिया। सेंगई दोपहर करीब 3 बजे थाने से निकलकर शाम 6 बजे अपने गांव पहुंची। जब वो वहां पहुंची तो गांव वाले उसका वेट कर रहे थे। उनमें से एक ने उन्हें बताया कि पुलिस ने बताया है कि राजकन्नू 4:15 बजे हिरासत से भाग गया है। सेंगई हैरान थी, वो इस खबर पर यकीन कैसे करती। 3 घंटे पहले जो इंसान अचेत पड़ा था और जिसके शरीर में खड़े होने की भी ताकत नहीं बची थी, वो आखिरकार भाग कैसे सकता है। अगले दिन यानी 22 मार्च 1993 को मीनसुरुट्टी पुलिस स्टेशन के इलाके में एक शव मिला। रिकॉर्ड में शव को लावारिस बताया गया था। शव पर मारपीट के गहरे निशान थे। आंख और सिर पर चोट के निशान थे, जबकि शव की पसलियां टूटी हुई थी। पुलिस ने राजकन्नू की भाभी के साथ छेड़खानी भी की थी। बाद में अदालत में दिए गए बयान में बताया गया था कि पूछताछ के दौरान उनके कपड़े फाड़ दिए गए थे। यहीं से सेंगई की न्याय की लड़ाई शुरू हुई। पुलिस ने अपनी हिरासत में उनके पति को पीट पीट कर मार डाला था, लेकिन अब पुलिस कह रही थी कि वो फरार है। पति की तलाश में सेंगई बड़े अधिकारियों के पास गई और कोर्ट का दरवाजा खटखटाया।
वो अकेले ही जूझ रही थी। एक दिन उन्हें चेन्नई के एक वकील के बारे में पता चला। उन्हें बताया गया कि वो वकील मानव अधिकारों के मामले में कोई फीस नहीं लेता। सेंगई ने उनसे मदद मांगी। वो शख्स थे जस्टिस चंद्रू। फिल्म जय भीम में सूर्य का किरदार उन्हीं पर आधारित है। जस्टिस चंद्रू उस समय वकालत किया करते थे और उन्होंने सेंगई की मदद करने का फैसला किया। उन्होंने मद्रास हाई कोर्ट में हेबियस कॉर्पस की रिट लगाई। इसका इस्तेमाल प्रशासन की गिरफ्त में मौजूद किसी शख्स को अदालत में पेश करने के लिए किया जाता है। इसके बाद सरकारी अमला तुरंत हरकत में आ गया। सेंगई को लावारिस बताए गए उस शव की तस्वीरें दिखाई गई। उन्होंने पहचाना कि वो शव राज कन्नू का है। अब ये साफ हो गया था कि राज कन्नू की मौत हो गई। मद्रास हाई कोर्ट ने सेंगई को मुआवजा देने और मामले की सीबीआई जांच करने का आदेश पारित किया। हालांकि उस समय ये साबित नहीं हो सका कि राज कन्नू की मौत पुलिस हिरासत में प्रताड़ित करने से हुई थी। ये मामला उसके बाद सेशन कोर्ट में गया। वहां मारपीट, छेड़छाड़ और प्रताड़ना के आरोपों का सामना कर रहे 5 पुलिसकर्मियों को तमाम आरोपों से बरी कर दिया गया। उसके बाद ये मामला पूरे राज्य में सुर्खियों में आ गया। तब जांच समिति बनाई गई और सेशन कोर्ट के फैसले के खिलाफ तमिलनाडु सरकार ने मद्रास हाई कोर्ट में अपील की। उसके बाद 2006 में मद्रास हाई कोर्ट ने राज कन्नू की मौत के लिए 5 पुलिसकर्मियों को दोषी करार दिया। यह भी साबित हुआ कि पुलिस डायरी में दर्ज रिपोर्ट बदल दी गई थी और पुलिस ने जाली दस्तावेज तैयार किए थे। उस घटना के 13 साल बाद पुलिसकर्मियों को आजीवन कारावास की सजा मिली। वहीं एक डॉक्टर को 3 साल की जेल की सजा सुनाई गई। इस पूरी कानूनी प्रक्रिया के केंद्र में जस्टिस चंद्रू थे। उन्होंने केरल के कुछ गवाहों को खोज कर निकाला। उन्होंने अदालत में गवाही दी कि पुलिस झूठ बोल रही है। उन्होंने न केवल एक वकील का काम किया बल्कि जांच एजेंसी के कामों को भी किया। चंद्रू को बाद में जज बनाया गया। वो मद्रास हाई कोर्ट के जज के पद से रिटायर हुए। वास्तव में पहले उन्हें वकालत में कोई खास दिलचस्पी नहीं थी। वो दुर्घटनावश इस पेशे में आ गए। अपने कॉलेज के दिनों में वो एक वामपंथी आंदोलन से जुड़े हुए थे। उस दौरान उन्होंने पूरे तमिलनाडु की यात्रा की और अलग अलग लोगों के साथ रहे। इसके बाद उन्होंने इसलिए कानून की पढ़ाई करने का फैसला किया क्योंकि इससे कॉलेज की एक्टिविटीज में उन्हें मदद मिलेगी। वो कहते हैं कि जब मैं कॉलेज में था तब देश में इमरजेंसी लगी थी और तब मैंने देखा कि कईयों को उनके मूल अधिकारों से वंचित किया जा रहा है। इसीलिए मैंने फुल टाइम वकील बनने का फैसला किया। उनका कहना है कि गरीबों और दलितों के लिए कानूनी लड़ाई लड़ पाना बेहद मुश्किल है। कई लोग पूछते हैं कि तुम्हारे ये गरीब मुवक्किल पेचीदा कानूनी प्रक्रिया का कब तक सामना कर पाएंगे। इस पर मैं कहता हूं कि तब तक जब तक कि उन्हें न्याय नहीं मिल जाता। जस्टिस चंद्रू को 2006 में मद्रास हाई कोर्ट का एडिशनल जज बनाया गया। इसके बाद 2009 में उन्हें स्थायी जज बना दिया गया। जज के करियर के दौरान उन्होंने करीब 96,000 मामलों की सुनवाई की। ये एक रिकॉर्ड है। आमतौर पर कोई भी जज अपने करियर के दौरान औसतन 10 या 20,000 मामलों की ही सुनवाई कर पाते हैं। उन्होंने कई लैंडमार्क जजमेंट दिए थे। उन्होंने अपनी कार पर लगी लाल बत्ती हटा दी थी और अपनी सुरक्षा के लिए गार्ड रखने से भी मना कर दिया था। वो यहीं नहीं रुके। वो एक कदम और आगे गए और लोगों से जोर देकर कहते थे कि उनकी अदालत में उन्हें माय लॉर्ड ना कहा जाए। दोस्तों, आप क्या कहते हैं सूर्य की इस बेहतरीन फिल्म के रियल हीरो जस्टिस चंद्रू के बारे में? कमेंट करके हमें जरूर बताइए। वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो लाइक और शेयर करना ना भूलिए। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, जल्दी मिलेंगे नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।